Yes, good evening, SMIT. Good evening to all of the students. मुझे पता है यार, हम लोगों को आज प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करना था, बट क्या ही करें। ठीक है, मैंने बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट किया था, तो फिर हम लोगों ने अपनी मीटिंग लगाई सारे टीचर्स की। तो मुझे पता चला कि मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो गया। फिर मैंने मतलब दूसरे के साथ पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई, आपने सेल चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, उसको पहले कंप्लीट कर लो। तो मैं एकदम से पूरा रेडी होके बैठी थी भाई फोटोसिंथेसिस करवाने को, बट अब क्या करें, है ना। सो यूनिफॉर्मली जाना है, क्योंकि एआईटी में इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी आपको पता है ना, अभी जो सैटरडे संडे आ रहा है, आपको एआईटी टेस्ट रहेगा, है ना। तो ये चैप्टर मैं क्या करूंगी, आज और कल में पूरा खत्म हो जाएगा ये। ओके, बस मतलब देखो बेटा, ये बहुत इजी चैप्टर है, आपने ऑलरेडी इसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसके लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा फास्ट तरीके से जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, ये एक चैप्टर बेटा, व्हेन आई कम टू प्लांट फिजियोलॉजी वहां पे फिर अच्छे से जाएगा। ऑलराइट, तो हम लोग अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग उपाध्याय। चलो बेटा, ओके। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, हम लोग सेल के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सब चीजों के बारे में। लेकिन देखो, एक बेसिक चीज होती है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इन हैविंग सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, नन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइक लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है। आई ऑलरेडी गॉट एन आंसर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। ठीक है, तो बेटा देखो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क ही क्या होता है ना। तो प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहते, वेराज यूकैरियोट में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनल्स नहीं रहते, बट यहाँ पे रहते हैं। ओके, सेल वॉल यहाँ पे भी रहता है, सेल वॉल दोनों में रहता है। यूकैरियोट में, प्लांट्स में सेल वॉल रहता है, एनिमल में नहीं रहता। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द ओनली वन। आप क्या करोगे बेटा, प्रोकैरियोट्स में देखोगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव है। ओके, विच इज अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या फिर इसको कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। देखो, तीन तीन नाम है भाई इसके। ओके, यहाँ पे देखो, कैरियो रेफर्स टू न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया है सेल साइकिल एंड डिवीजन में, है ना। कैरियो मींस न्यूक्लियस। तो प्रो मतलब क्या है। ओके, प्रो प्री अगर आता है ना, तो समझ लो वो प्रिमिटिव की बात हो रही है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, जो एकदम से फुल्ली फॉर्म नहीं है। वेराज यू कैरियोट, यू मतलब ट्रू, wherever you come across EU, यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस है इसमें, मतलब न्यूक्लियस सारा प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है, सारा है। तो अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, तो आप सबको पता है सेल क्या है। देखो, मैं बताया ना, बड़ा चैप्टर है, मैं 2 क्लास में खत्म कर रही हूँ, तो आपका कोऑपरेशन बहुत अच्छे से चाहिए। ओके, चलो। तो सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब आप कहाँ पे भी देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बेटा सारे, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, कुछ भी हो, एक सेल एक बेसिक यूनिट है जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे उसके स्ट्रक्चर हो गया, उसका एक मेन फंक्शन हो गया, सारी चीजें। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम। All right. So who discovered cell? It was the Robert Hooke who discovered the cell. Okay. And there are some microscopic observations done by Anton von Leeuwenhoek. Okay. ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ये ऐसे नहीं पूछेगा, एक ही क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि हाँ भाई बताओ हु डिस्कवर्ड सेल, ऐसे नहीं पूछता। दे गिव एज अ मैच द फॉलोइंग। ओके, रॉबर्ट हुक, सेल। ओके, फिर पूछेगा हाँ भाई सेल साइकिल में इंटरफेस, ऐसे करके वो मैच द फॉलोइंग टाइप पूछेगा। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या काम किया है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लो। फिर नाउ द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स रिवील्ड द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। ओके, तो एक सेल का जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल है वो किसने रिवील किया है, उसको किसने रिवील किया है, देखो बेटा माइक्रोस्कोप्स में। You know that in the previous years that microscopes were not present. Okay, तो जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, ओनली देन वी केम टू नो यस देर इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। ओके, जो हमको दिखता है सिर्फ वही नहीं होता, देर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड अवर विजन और साइट।
ठीक है, तो इसको हमने समझने में हेल्प किया माइक्रोस्कोप्स ने। इन माइक्रोस्कोप्स देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइप्स, मतलब लिटरली प्लेंटी ऑफ टाइप्स। बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपके लैब्स में होता है ना, वेर यू एडजस्ट द लाइट एंड यू एडजस्ट द लेंस, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके अलावा एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जब आप अगर हाइबिस्कस होता है ना, ओके, हाइबिस्कस फ्लावर, तो हाइबिस्कस फ्लावर में जिसके आप वोवरी का सेक्शन लेके देखते हो, एकदम सिंपल, ओके, वो सिंपल होता है माइक्रोस्कोप, छोटा सा माइक्रोस्कोप होता है, दैट इज सिंपल। देन कम्स कंपाउंड, फिर आता है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, ओके, तो दोनों आंखों से देखने वाला माइक्रोस्कोप, ओके, तो यहाँ पे देखो ये बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, ओके, दिस इज बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। ऑलराइट, तो इसके अलावा फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आएगा, तो बहुत सारे टाइप्स हैं, ओके। सो जब ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनता है ना, तो ये लिटरली एक रूम जितना बड़ा होता है साइज में, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप्स ने हमारा बायोलॉजी का जो काम है वो बहुत सिंपल कर दिया है। तो ये जो है ना माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, इट इज रियली चलो, नाउ, सो हु आर ऑल द प्रेजेंट हियर, यहाँ पे श्लीडिन है, ओके, श्लीडिन इज हु ही ऑब्जर्व द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इन भाई साहब ने क्या बताया, हाँ भाई, जो प्लांट्स आप देख रहे हो, जो खा रहे हो, जो सब्जी बना रहे हो, ये सारे सेल से बने हैं। और श्वान एक पर्सन है, इन्होंने क्या बताया कि the cells had a thin outer layer. He also found that plant cells have cell wall. ठीक है, जो एनिमल सेल्स हैं या फिर दूसरे सेल्स हैं जिनमें थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, थिन सेल का मेम्ब्रेन होता है, बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक वेरी थिक वॉल होता है, दैट इज सेल वॉल, ओके। तो अल्टीमेटली इन श्रीडीन एंड श्वान ने मिलके एक हाइपोथेसिस बनाया था, देखते हैं वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ही प्रपोज, मतलब श्वान ने प्रपोज किया है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। पता है, हाँ भाई, बिल्कुल सेल से बने होंगे, है ना, बिकॉज सेल्स के बगैर कुछ आप समझ ही नहीं सकते, एवरीथिंग इज बेसिस ऑन सेल। बट ये अलग बात है बेटा, आप एनिमल्स में दूसरे सेल्स देखने को मिलेंगे, प्लांट्स में दूसरे सेल, प्लांट्स में आपको मिलेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लीरेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, मीसोफिल सेल्स, वैस्कुलर बंडल्स, ये सारे प्लांट में मिलते हैं। एनिमल में क्या मिलेगा आपको, एपिथेलियल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ओके, फिर स्केलेटन, ओके, स्केलेटल मसल्स, तो मसल सेल्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, सीएनएस होगा, ईएनएस होगा, कितने सारी चीजें हैं, एनिमल में दूसरे सेल्स, प्लांट में दूसरे सेल्स। लेकिन अल्टीमेटली सेल तो बेसिक यूनिट है ना सारी चीजों का, उसका हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे एक बंदे आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चो, ओके, रुडोल्फ वर्चो इनका नाम है। ही एक्सप्लेन दैट cells divided and new cells are found from pre-existing cells. ओके, ये तो बेटा देखो, इसको हमेशा याद रखो, ओके। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए जो भी सेल्स इस धरती में जन रहे हैं या बन रहे हैं, वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के थ्रू ही होगा। अब जैसे समझो कोई ह्यूमन का एक बेबी हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, एक बॉडी से हुआ है, उस बॉडी में सेल्स होंगे, तो आगे चल के सेल्स ही बनेंगे। ये तो चलो बड़ी चीज होगी, मैं छोटी चीज भी कहूँ ना, तो बाइनरी फिजन जो होता है, जैसे आपने माइटोसिस में देखा, वहां पे भी मतलब हर सेल को बनने के लिए एक उसका पेरेंट सेल होता है, एक्सेप्ट दैट फर्स्ट सेल जो इस धरती पे बनी थी, जो बायोस्फीयर में जो पहला सेल बना था, उसके अलावा उसको बाप नहीं है, जो फर्स्ट सेल बना था उसको ना मदर है ना फादर है, ओके। तो वो जो सेल है, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट सेल, वो जो है बना है बेटा केमिकल एनालिसिस से बना है, नॉट एनालिसिस, द केमिकल कॉम्पोजिशन से बना है, ठीक है। मतलब उस टाइम पे, जब पुराने टाइम पे मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे समझो 400 साल बिलियन ईयर्स बैक जब ये अर्थ बना था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन की जो लेवल है वो बहुत कम थी, बार बार थंडरिंग होती थी, ओके, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, हर चीज जो है बेटा बहुत डिफरेंट टाइप की थी। तो वो सारी चीजें मिलके आपको ना एक आविष्कार हुआ था सेल्स का। आप एवोल्यूशन में पढ़ोगे, ओके, यू विल स्टडी दिस इन एवोल्यूशन, कैसे हुआ था, कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कुछ बनाए, सब चीजें। बट अभी आपके लिए वो जरूरी नहीं है, उसको हटा दो, ठीक है। तो सेल, हर सेल बना है उसके पेरेंट सेल के थ्रू। अब रुडोल्फ वर्चो ने इसी बेसिस पे एक सेल थियरी दी है, ओके। सेल थियरी क्या कहती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बेटा सो सिंपल है ना, सारे जानवर जो है सेल से बने हैं और सेल्स के प्रोडक्ट से बने हैं, एंड हर सेल उसका एक पेरेंट सेल होगा, उससे बना है।
अब देखो बेटा, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आपको एक एक करके डिफरेंस बताऊं, तो पहले मैं यहाँ पे पिक्चर पे आपको डिफरेंस बताती हूँ, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, व्हाट हैपेंस इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, द मेन डिफरेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज अ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बट इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस देयर इज अ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड होता है, दैट इज वेरी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या फिर आप कह लो प्रिमिटिव डीएनए। तो यहाँ पे एक है देखो, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, इसके अलावा क्या है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, कैन यू सी दिस, दिस आर राइबोसोम्स। ओके, फिर यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो भी खजाना भरा पड़ा है, जैसे समझ लो डीएनए है, राइबोसोम है, ये सारा जो प्रेजेंट है, ये एक साइटोप्लाज्म जैसा एक पूल है, एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स में सारी चीजें प्रेजेंट है। ओके, जैसे समझ लो एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में आपने चीजें डाल दी। ओके, एक बड़ा सा कोई धागा डाल दिया, फिर कुछ बॉल्स डाल दिए, तो कैसे दिखेगा, इसी तरह का पूल इस सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके ऊपर आप लेयरिफिकेशन देखोगे इसका, ठीक है, तो यहाँ पे होगा सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल होता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल, फिर सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा यू विल बी सीइंग पिल्लाई, फिम्ब्रे, यहाँ पे फिम्ब्रे नहीं दिखाया गया है शायद। ओके, तो वो भी रहते हैं यहाँ पे छोटे छोटे करके फिम्ब्रे। ओके, फिम्ब्रे विल बी देयर, एंड देन फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन, एंड देन प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड की तो दूसरी कहानी है बेटा। ओके, प्लाज्मिड इज लाइक दिस। ओके, इट्स अ डबल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए। पिल्ला एंड सीलिया, स्मिट, पिलाई जो है ना बेटा, ये है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। ओके, कॉन्जुगेशन आपको पता है, कॉन्जुगेशन इज अ रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एक रिप्रोडक्टिव मेथड है बेटा। तो ये पिलाई क्या करता है ना, यहाँ पे समझो एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया है। अब ये इसमें से एक पिलाई निकलेगा, इसका पिलाई निकलेगा, ये दोनों ऐसे मैच करके एक पाइलीफेरस ट्यूब बनाएंगे। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट पिल्लाई हियर। ओके, तो पिल्लाई क्या करेगा बेटा, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैप्सूल। तो ये क्या करेगा, जो दूसरा बैक्टीरिया रहेगा ना, उसके पिलाई के साथ इस बैक्टीरिया का पिलाई ये मिलके एक ब्रिड जैसा बनाएगा। अब क्या होगा, इसमें यहाँ पे जीनोम है, डीएनए है, एंड हियर देयर इज अ प्लाज्मिड। अब क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है, जो तो डबल लेयर्ड है, डबल लेयर डीएनए है, तो इसमें एक लेयर क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो एक लेयर ये यहाँ पे आएगा। अभी एक लेयर जो आया, इसने फिर सेल्फ रेप्लिकेट किया, मतलब दूसरा लेयर भी इसने बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, रिप्रोडक्शन हो रहा है, या फिर आप समझ लो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएनए पास ऑन हो रहा है फ्रॉम वन टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे देने वाले का शायद हम कहते हैं इसको प्लस, लेने वाले को माइनस। फिर अभी ये जो माइनस है ना, ये फिर प्लस बन के जिसमें नहीं है प्लाज्मिड उसमें देगा। तो ऐसे करके ना पिलाई जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ओनली रिप्रोडक्शन। whereas सीलिया, सीलिया इज मेंट फॉर लोकोमोशन। ओके, सीलिया जो है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ होल एंड सोल लोकोमोशन काम करता है। ओके, दे विल बी मूविंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके मूव करके ये करते हैं। पर इस फ्लैजिला इज अगेन लोकोमोटरी, फ्लैजिला सीलिया दोनों लोकोमोटरी हैं। पिल्लाई जो है वो बेटा इधर थोड़ा बहुत अटैचमेंट में हेल्प करता है, मतलब अटैचिंग टू एनी सबस्ट्रेटम या फिर कोई सरफेस को अटैच करने में। अटैच करने में भी ना फिम्ब्रे का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिम्ब्रे। बट पिल्लाई जो है इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। इसको रिप्रोडक्शन भी नहीं कह सकते हम लोग, इसका प्रोसेस है बेटा कॉन्जुगेशन। आप ये बैक्टीरिया के इसमें पढ़ोगे, ठीक है, ट्रांसडक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर कॉन्जुगेशन होगा, वो सारी चीजें। अभी अभी इसको लाइट लो, ऑलराइट। चलो, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोट में क्या क्या रहेगा, सारी चीजें बेटा भरी पड़ी हैं, सारी चीजें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रहेगा बाहर, फिर उसके अंदर जाओगे तो सारा कुछ एक पूल मिलेगा आपको, उसका नाम है साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल, साइटोसॉल भी कहते हैं उसको। ठीक है, साइटोसॉल के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में
अंदर प्रेजेंट होगा क्रोमैटिन, डीएनए, फिर न्यूक्लियर एनवेलप दैट इज मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पे डार्क मैटर रहेगा जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, एंड देन न्यूक्लियोप्लाज्म. प्लीज डू रिमेंबर, जहां पे प्लाज्म आता है ना, इट मीन्स दैट इट्स अ फ्लूइडी काइंड ऑफ सब्सटेंस. ओके, फ्लूइडी काइंड ऑफ सब्सटेंस रहता है. ठीक है, तो ये सारे मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं. देन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं. ओके, ये सारी चीजें अब हम वन बाय वन इसको देखते जाएंगे. ओके, एक एक करके देखते जाएंगे. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस, एक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा. मेन डिफरेंस जो नोटिसेबल है बेटा, प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ना. तो जो प्लांट सेल है उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, whereas एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे इधर उधर. ओके, दैट इज हैपनिंग इन प्लांट. दूसरा चीज, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल whereas प्रेजेंट इन प्लांट्स. ओके, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है. इसके अलावा प्लांट सेल में फिर होता है सेल वॉल. सेल वॉल का प्रेजेंस होता है प्लांट्स में. ठीक है, तो ये एक मेन चीज है. इसके अलावा बाकी सारे तकरीबन ऐसे ही है, सिमिलर. ओके, सो मेन चीज आपको क्या याद रखना है, सेंट्रल वैक्यूल रहता है प्लांट में, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट की जरूरत क्यों है बेटा, बिकॉज प्लांट सेल इज अ ऑटोट्रॉफ, दे मेक देयर ओन फूड, whereas एनिमल सेल दे आर हेटेरोट्रॉफ, है ना. उनको जरूरत नहीं है खुद का खाना बनाने की. ओके, उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो उनको हटा दो आप. देन सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. राइट, चलो अब एक ओवरव्यू देखा जाए तो क्या होता है. मैंने आपको बोला ना, ऑल सेल्स कंटेन, ओके, सारे सेल्स में दो चीजें होनी ही होनी है. लाइक इट्स अ मस्ट एंड शुड. क्या होना है, एक पूल. मैंने बताया ना, एक पूल होगा, एक मैट्रिक्स होगा, दिस इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस अकर. ओके, और अब बताओ मुझे, जिस किसी भी सेल में अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो हम उसको नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये सेल जिंदा है. बेटा आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में. ओके, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो स्क्लीरन काइमा होता है ना, स्क्लीरन काइमा, जब वो पैदा हुआ था तब तो वो लिविंग था, है ना. जब वो पैदा हुआ था तब तो लिविंग था, लेकिन उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या हो गया, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, इवोपरेट हो गया समझ लो, या फिर गायब हो गया. अब जब प्रोटोप्लास्ट या मीन यू नो जो उसका पूल नहीं है, वो नहीं है, तो फिर वो कैसे जिंदा रहेगा. ओके, तो इसीलिए जो स्क्लीरिड्स एंड फाइबर्स हैं, दे कंटेन जस्ट एन एम्प्टी कैविटी कॉल्ड लैकुना. वो जिंदा नहीं है, वो मरे हुए हैं, बस वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. जिन बच्चों को प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस नहीं पता है, बेटा साइटोप्लाज्म मींस, देखो एक सेल है. ओके, सेल में, ओके, तो सेल माइनस न्यूक्लियस. ओके, सेल माइनस न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ओके, एक सेल में आप अगर न्यूक्लियस के अलावा जो बात कर रहे हो वो साइटोप्लाज्म है. अब क्या होगा, तो सेल हम किसको कहते हैं बेटा, नहीं सॉरी, सेल प्लस, ओके, सेल नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रुको रुको एक मिनट. मतलब बेटा इसमें न्यूक्लियस भी मिलके आता है, इसमें न्यूक्लियस भी मिलके आता है. वेट आई विल शो यू हियर. साइटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस माइनस सेल मेम्ब्रेन. ओके, इट इज प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. अभी अब कंफ्यूज नहीं कर जाना है बेटा, सिंपल है, सिंपल है. मैंने प्रोटोप्लास्ट इसीलिए बताया क्योंकि आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा है ना. क्या पढ़ा था भाई वहां पे, स्क्लीरन खेमा पढ़ा था, जो स्टार्टिंग में लिविंग था, फिर वो मर जाता है क्योंकि प्रोटोप्लास्ट उसका बड़ा होते होते एवोपरेट हो जाता है या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है. तो इसीलिए उसको हम कहते हैं डेड सेल. स्क्लेरेन्केमा cells are dead cells which provide mechanical support, जिसमें स्क्लीरिड एंड फाइबर्स होते हैं. ऑलराइट, तो वो याद रखना. अब जो जिसमें साइटोप्लाज्म है उसी को हम लिविंग स्टेट कहते हैं. ठीक है, चलो. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो. राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल. सारे ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेनस हैं एक्सेप्ट राइबोसोम. याद रखो, इसको दिमाग में डालो भाई. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज राइबोसोम. ठीक है, ये चीज आप याद रखो.
देन ये सब चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी ही गई बेटा, स्मॉल सेल कौन सा है, साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा, ह्यूमन आरबीसी क्या होगा, ये सब आप डायमेंशंस देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, बेस्ड ऑन द फंक्शंस एंड shape of cells may be disc like, polygonal, columnar, cuboidal, thick, like sorry थ्रेड लाइक और इरेगुलर। हाँ भाई, अब देखो भाई ये उनके फंक्शंस के हिसाब के उनका जो शेप है ना वो बदलता है, ठीक है। क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा उस टाइप का उसके पास शेप रहेगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है, वो किस लिए जिंदा है, उनका जिंदगी का मकसद क्या है सेल्स का, तो उस टाइप का वो शेप लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको प्लांट सेल्स में क्या मिलेंगे, आपको पैरेनकाइमा मिलेगा, क्लोरेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा। मैंने बताया ना आपको स्क्लेरेनकाइमा में क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कैनाल, जो कैनाल लिखा है ना इसको हम कहते हैं लैकुने और कैविटी कहते हैं। ओके, ये एक एम्प्टी कैविटी है, ओके, उसको उसके अंदर कुछ नहीं रहता, लुमेन भी कहते हैं उसको। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो बेटा, अभी बेसिक चीजें तो खत्म हो गई, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, दे हैव नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेन चीज बेटा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। क्या नहीं रहते उनके पास, ऑर्गेनल्स नहीं रहते, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहता। किसके पास बेटा, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। ओके, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इनमें प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया रहेंगे, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट्स। हाँ भाई डेफिनेटली, क्योंकि छोटा ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, रैपिडली इसका मल्टीप्लिकेशन होगा कंपेयर टू यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट के सेल में देखो बेटा बहुत ज्यादा चीजें ज्यादा हैं, चीजें भी ज्यादा हैं, मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा करता है, फंक्शन ज्यादा है उसके। प्रोकैरियोट्स में क्या है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल कंपेयर टू यूकैरियोटिक, ठीक है। अगर जिसमें भी न्यूक्लियस है, एकदम वेल फॉर्म न्यूक्लियस है, मतलब उसका काम बहुत ज्यादा रहता है। क्या आप ये अब नहीं समझोगे, सेकेंड ईयर में आप आके पढ़ोगे बेटा जेनेटिक्स, वहां पे आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। हाँ भाई, बैक्टीरिया में 4 शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। रॉड शेप हो तो उसको कहते हैं बैसिलस, राउंड हो तो कॉकस, कॉमन शेप में हो तो विब्रियो, एंड स्पाइरल रहा तो स्पिरुलम, ठीक है। चलो एक एक करके देखेंगे, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देके सुनो, ओके। इट इज अ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। किसकी बात हो रही है, सेल एनवेलप की। तो सेल एनवेलप में कौन कौन आता है, मैंने आपको बताया ना, सबसे पहला जो लेयर है, मतलब अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, फिर सेल वॉल रहता है, फिर यहाँ पे ग्लाइकोकेलिक्स, मैंने कैप्सूल बताया, हाँ भाई कैप्सूल भी इसी के अंदर आता है, ग्लाइकोकेलिक्स में ही आता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल एनवेलप। एनवेलप कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। चलो तो पहले देखते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स सबसे बाहरी लेयर है, इट इज आउटर लेयर। इट इज इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप का थिकनेस होता है, कॉम्पोजिशन भी अलग होती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में है, कैसा उसका हैबिटेट है, कैसा उसका इनटेक ऑफ फूड है, हर चीज डिपेंड करती है। देन इट मे बी स्लाइम लेयर और कैप्स्यूल। ग्लाइकोकेलिक्स में याद रखो ओनली 2 थिंग्स विल बी देयर, आइदर ग्लाइकोकेलिक्स हैज टू बी स्लाइम लेयर और कैप्स्यूल। अगर लूज है, वेरी लूज है, एक रकम एक टाइप का क्या कहते हैं उसको, बहुत पतला सा एक जेलाटिनस लेयर टाइप है, तो उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। अगर थिक है, एकदम टफ है, एकदम रेजिस्टेंट है, तो उसको हम कहते हैं कैप्स्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द कोटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल टू सेल वॉल मेड अप ऑफ शुगर्स एंड प्रोटीन्स। ओके, तो ग्लाइकोकेलिक्स किससे बना है, शुगर्स एंड प्रोटीन से। अगर स्लाइम लेयर होगा तो लूजली अरेंज्ड एंड अटैच्ड होगा, कैप्सूल होगा तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइटली अटैच्ड। अब ये देखो, ये स्लाइम लेयर है ना, इट्स वेरी जेलाटिनस, वेरी स्मूथ। लेकिन कैप्सूल जो है वो थोड़ा टफ रहता है, टाइटली अटैच्ड रहता है, एंड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखता है अपने लेयर को, ठीक है। ये एकदम जैसे रहता है ना, जैसे बर्फ पिघलता है गर्मी में, तो ऐसे पिघलते रहता है ये स्लाइम लेयर, ओके। चलो, नाउ कमिंग टू सेल वॉल। सेल वॉल वो बीच में आता है सेल एनवेलप में। फर्स्ट वन वुड बी ग्लाइकोकेलिक्स, देन सेल वॉल। सेल वॉल में ये बीच में मिडिल लेयर है सेल वॉल। इट इज सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स, हाँ हर प्रोकैरियोट में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। इट गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग।
यूजुअली बेटा बैक्टीरिया है ना हर जगह पे रहता है, हमारे हाथों पे बैक्टीरिया है, पानी में बैक्टीरिया होगा, हवा में बैक्टीरिया होगा, सॉइल में बैक्टीरिया होगा, ठीक है। अब समझो कोई बैक्टीरिया पानी में है, कोई बैक्टीरिया पानी में है, तो डेफिनेटली पानी के अंदर तो यू you नो कितना सारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। अगर इसको इसको ना वो फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकेलिस बेटा प्रोटेक्शन, जेन्युइन हंड्रेड, इट कॉजेज इट गिव्स प्रोटेक्शन। सेल एनवेलप का जो एंटायर काम है ना, तो मेनली ये प्रोटेक्शन ही करता है। उसमें भी अब मैं ऊपर वाले की बात करूं ग्लाइकोकेलिक्स, इट इज मेनली फंक्शनिंग एज प्रोटेक्टिव लेयर। ओके ओके, तो सेल वॉल क्या करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा सेल को, ताकि यही शेप मेंटेन रहे। ओके, इट हैज टू बी मेंटेन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैंने बताया ना कि इसी स्ट्रक्चर में रहे उसका भी। देन बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग होने से बचाता है। वहां पे ऑस्मो रेगुलेशन करता है बेटा। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए यहाँ पे हमारा सेल वॉल भी काम आता है, ताकि बहुत सारा बाहर का पानी अंदर ना आ जाए, या फिर अंदर का पानी बाहर जाके डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो ये सारी चीजें बैलेंस करके रखता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो सेल वॉल में ना, सेल वॉल में डिफरेंट आप टाइप का सेल वॉल देख सकते हो। ओके, कुछ सेल वॉल कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ सेल वॉल और ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो सेल वॉल को ना हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का सेल वॉल को हम कहते हैं जिसमें पॉजिटिव सेल वॉल होता है, या फिर हम लोग कहते हैं इसको पॉजिटिव बैक्टीरिया। मैं बताऊंगी इसको कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कहते हैं। और दूसरा है नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम लोग बैक्टीरिया में बेस्ड ऑन स्टेनिंग, उपाध्याय बेटा ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर कैप्सूल आता है। कैप्सूल इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स इज अ कॉमन वर्ड, इट इज अ कॉमन वर्ड फॉर कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। आप अगर हायर स्टडीज में जाओगे ना तो डिफरेंस आपको मिलेगा, बट आपके सिलेबस के लिए इतना काफी है। ओके, यू नीड नॉट टू स्टडी मोर देन दिस, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ग्लाइकोकेलिक्स होता है, ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर कैप्सूल एक पार्ट है या फिर स्लाइम लेयर। ओके, सो स्लाइम लेयर इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स, कैप्सूल इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया में दो टाइप आते हैं, एक पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हमने किस बेसिस पे बनाया, क्या बनाया, मैं बताती हूँ। उससे पहले ये देख लो, फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये कैसा है मैम, इसका स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म है, मतलब ये सारा अंदर का हिस्सा साइटोप्लाज्म है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, आपने पढ़ा होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन मींस व्हाट, इट हैज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, बाइलेयर रहता है, तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हेड है एंड टेल है, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिक टेल रहता है, हाइड्रोफिलिक हेड रहता है। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये मैंने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल्स जब मैं पढ़ा रही थी ना, तो तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के बारे में मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो सेल वॉल होता है ना बैक्टीरिया का, उसको हम कॉमनली सेल वॉल नहीं कहते, उसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन में भी बेटा यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, दैट मींस पेप्टाइडोग्लाइकन इज अ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें दो टाइप का स्ट्रक्चर है, आप एक देखोगे नाम, दूसरा देखोगे नाग। नाम मींस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो ये कैसे अरेंज हुआ है मैम, यहाँ पे बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ साथ ये अरेंज होके प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। किस बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। तो यह है पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसमें नाम है नाग है। इसके अलावा देखो, ओके, यहाँ पे दो टाइप के एसिड हैं आपको, ये जो बीच बीच में यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं टिकोइक एसिड और इसको कहते हैं लाइपोटिकोइक एसिड। इतना आपको डिटेल में नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन बस देख के रहो, देख के रहो। हाँ भाई, पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें नाम एंड नाग है, इतना तो पता होना ही चाहिए। एंड साथ साथ में ये सब चीजें भी एक्स्ट्रा रहती हैं। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होता है मैम, नेगेटिव में कैसे रहेगा, नेगेटिव में अगेन यहाँ पे इधर साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है, यहाँ पे साइटोसॉल या फिर साइटोप्लाज्म रहेगा। ओके, तो ये इनर मेम्ब्रेन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन रहता है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन में भी यहाँ पे प्रोटीन है, फिर यहाँ पे ऊपर दूसरा मेम्ब्रेन रहता है। अब आप मुझे पूछोगे मैम ग्राम पॉजिटिव में तो एक ही मेम्ब्रेन था, यहाँ पे दो दो मेम्ब्रेन है। हाँ बेटा, अब क्या करें, डिफरेंस तो है। ओके, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन एक होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत छोटा है। ओके, यहाँ पे देखो इतने में पेप्टाइडोग्लाइकन है। याद रखो, अगर पेप्टाइडोग्लाइकन है तो वहां पे क्या होगा, नाम होगा एंड फिर नाग होगा। सो नाम नाग क्या है, एन एसिटाइल ग्रामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं। देन पोरिन्स, पोरिन्स आर दोज केमिकल चैनल्स, मतलब वो ट्रांसफर करते हैं कोई भी लाइक सोडियम है, पोटेशियम आयोन्स हैं, तो उनको बाहर से अंदर के लिए या फिर अंदर से बाहर करने के लिए ये चैनल्स होते हैं पोरिन्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब आपने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन देखो बेटा, लुक एट द कंपैरिजन। पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत थिक होता है, ग्राम नेगेटिव में थिन होता है। ओके, एंड यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही लेयर होता है, बट यहाँ पे दो लेयर का आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ग्राम नेगेटिव में दो लेयर, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब आप मुझे पूछोगे मैम हमको क्यों बता रहे हो आप, जरूरत ही क्या है। बेटा, जो हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बनाया है ना बेस्ड ऑन स्टेनिंग, उनका स्टेनिंग में फर्क इसीलिए है क्योंकि किसी का पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा है तो किसी का कम है, किसी के पास एक मेम्ब्रेन है तो किसी के पास दो है। तो इन डिफरेंस की वजह से, इस सेल वॉल के डिफरेंस की वजह से जब हम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया को, तो कोई बैक्टीरिया ज्यादा स्टेन लेता है, कोई बैक्टीरिया बिल्कुल स्टेन ही नहीं लेता, कोई कम लेता है तो कुछ ले ही नहीं सकता। तो इसमें स्टेनिंग में डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ दिस लेयरिंग, ठीक है। ये याद रखो बेटा, पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन मोटा होता है, मेम्ब्रेन पतला, ग्राम नेगेटिव में दो मेम्ब्रेन, बीच में छोटा सा पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल एनवेलप एंड रेस्पॉन्सेज टू ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। ग्राम पॉजिटिव दे टेक अप एंड रिटेन द ग्राम स्टेन। क्यों रिटेन करेंगे, क्योंकि इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है ना वो बहुत ज्यादा मोटा है। ओके, इट्स वेरी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन। कहाँ पे है, ग्राम पॉजिटिव में है। ग्राम नेगेटिव में दे डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो बहुत पतला है, ठीक है, वो बहुत पतला है यहाँ पे। तो इस डिफरेंस की वजह से, स्टेनिंग के डिफरेंस की वजह से हमने यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरिया बनाए हैं, पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अगर आपको कोई पूछे किस बेसिस पे आपने बैक्टीरिया को पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस किया है, तो बताओ बेटा, सेल वॉल, सेल वॉल में होता है डिफरेंस, पेप्टाइडोग्लाइकन किसी में मोटा किसी में पतला होता है, ठीक है। ये चीज आप देखो, काफी है। अब यहाँ पे देखो बेटा, स्टेनिंग टेक्निक, जो ग्राम स्टेनिंग है ना वो कैसे किया है, मैम टेक्निक क्या है, ये पूछा जाता है बेटा, दिस हैज बीन आस्क्ड इन नीट प्रीवियसली। ओके, तो ग्राम स्टेनिंग कैसे होता है बेटा, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, हमने एक स्लाइड ले लिया है, इसको हम कहते हैं स्लाइड। तो क्लीन ग्लास स्लाइड लिया, उसमें आपने डाला छाछ, बटर मिल्क। ओके, बटर मिल्क या फिर कर्ड कुछ भी ले सकते हो, बटर मिल्क इज नॉट बिटर। ओके, सो बटर मिल्क का आपने एक ड्रॉप डाला क्लीन ग्लास स्लाइड पे, एंड उसको आपने दूसरे ग्लास स्लाइड के थ्रू इसको ऐसे करके खींचा, इसको हम कहते हैं स्प्रेड करना। तो हमने स्प्रेड कर लिया, अब सारे ग्लास स्लाइड में आपका छाछ लगा हुआ है। अब इसको क्या करोगे, अब ये गिर ना जाए, ये कहीं धुल ना जाए, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, जो बंसन बर्नर होता है या फिर फ्लेम होता है ना, उसके एकदम टिप पे, एकदम टिप पे ऐसे रख के जलाना नहीं है उसको। जैसे आप टेस्ट ट्यूब बर्न करके प्रेसिपिटेट एफरवेसेंस निकालते हो, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ऐसे एक दो बार टेस्ट ट्यूब को ऐसे करना, ताकि हीट की वजह से वो चिपक जाए, जो भी उसके पास प्रोटीन कंटेंट है, कार्ब्स है, वो अच्छे से चिपक जाए। बस दो बार ऐसे फ्लेम के आगे करना है, बस। इसको कहते हैं हीट फिक्सिंग। ये फर्स्ट स्टेप है, हीट फिक्स कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर अभी ये जो क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर जो छाछ अभी फिक्स हुआ है, इसके ऊपर आप डालोगे क्रिस्टल वायलेट स्टेन। ओके, क्रिस्टल वायलेट स्टेन जब डालोगे ना, तो क्या होगा,
जो भी बैक्टीरिया है जिसके पास भी एबिलिटी है स्टेन को रिटेन करने की, वो कलर लेगा। ओके, वो कलर अब्सॉर्ब करेगा। एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, जब हम क्रिस्टल वायलेट देते हैं ना, तो सारे ही बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट ले लेते हैं, ले लेंगे वो। ओके, बाद फिर क्या होगा, क्रिस्टल वायलेट लेने के बाद जब हम दूसरा स्टेन डालने से पहले यहाँ पे अल्कोहल यूज करते हैं, तो तब कलर छोड़ते हैं। ओके, तो अब फर्स्ट हमने क्या किया, हीट फिक्स किया, फिर हमने क्रिस्टल वायलेट स्टेन डाला। क्रिस्टल वायलेट डालने के बाद बेटा हम एक मॉर्डेंट डालते हैं। मॉर्डेंट इज व्हाट, मॉर्डेंट इज अ फिक्सर, इज अ फिक्सर। मतलब जो बैक्टीरिया, ओके, जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को रखा हुआ रहता है ना, पकड़ा हुआ रहता है, वो छोड़े नहीं, उसको पकड़ा हुआ ही रहे, तो इसको हम कहते हैं मॉर्डेंट। इट इज अ फिक्सर, ये स्टेन फिक्स करता है। तो अब हमने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट को डाला, एक्सेस को धो दिया, फिर हमने मॉर्डेंट डाला, फिर उसको भी एक्सेस को धो दिया। ठीक है, फिर हमने डाला डीकलराइज के लिए अल्कोहल। फिक्सर में हम बेटा यूज कर रहे हैं ग्राम्स आयोडीन, इसको कहते हैं ग्राम्स आयोडीन विच इज अ फिक्सर। अब फिक्सर को भी हमने एक्सेस जो था उसको धो दिया, फिर हमने डीकलराइज करने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि अभी आप इस स्टेज में आप देखोगे ना ग्लास लाइट, तो सारे आपको वायलेट वायलेट दिखेंगे, सारे ही वायलेट दिखेंगे। ओके, बट अब हम क्या करेंगे, 95% अल्कोहल डालेंगे, तो क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है सिर्फ वो पर्पल को रिटेन करेगा, जो नेगेटिव है ना वो कलर छोड़ देगा। जैसे हमने अल्कोहल डाला, जो नेगेटिव बैक्टीरिया पर्पल लिया था टेम्पररीली, वो कलर छोड़ देता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल को तो अभी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, नेगेटिव तो अभी कलरलेस हो गया। अब हमको देखना है कि कितने नेगेटिव हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टेन यूज करेंगे जिसका नाम है सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन स्टेन हम डालेंगे हमारे क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर, एक्सेस को धो देंगे। अब क्या होगा बेटा, अब जो ग्राम पॉजिटिव है वो पर्पल कलर में होंगे, जो ग्राम नेगेटिव है वो पिंक कलर में होंगे। अब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, ओके, माइक्रोस्कोप में माउंट करके देखोगे, तो आपको दोनों टाइप के बैक्टीरिया दिखेंगे आपके छांस में। जो पर्पल होगा आपको देखते ही पता चलेगा हाँ भाई ये ग्राम पॉजिटिव है। जो सैफ्रनिन कलर का, मीन पिंक कलर का होगा, आपको वो देख के पता चलेगा कि हाँ ये ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम स्टेनिंग, ओके, तो ग्राम मतलब यहाँ पे कितने ग्राम स्टेन डाला वो नहीं बेटा, ग्राम इज अ साइंटिस्ट नेम, ये साइंटिस्ट का नेम है। ओके, तो याद रखो भाई, ग्राम स्टेनिंग का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई इतने ग्राम स्टेन डाला, इतना ग्राम मैंने छाछ डाला या लस्सी डाला, नो, ग्राम इज अ साइंटिस्ट नेम। ठीक है, तो इतना आपको पता हो तो काफी है। ओके, इसको कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ऑलराइट, तो ग्राम पॉजिटिव रिटेन करता है स्टेन को, ग्राम नेगेटिव छोड़ देता है, रिटेन नहीं करता। फिर हम लोग सैफ्रनिन डालते हैं तो वो तब लेगा। अब आप मुझे पूछोगे मैम अगर हम सैफ्रनिन लेने के बाद भी ग्राम नेगेटिव को फिर हमने उसको अगर अल्कोहल में एक्सपोज किया तो वो रिटेन करेगा? नहीं रिटेन करेगा। नेगेटिव के पास रिटेन करने की कैपेसिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत पतला है और दोनों तरफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना। तो ग्राम पॉजिटिव स्टेन इसलिए रिटेन कर रहा है क्योंकि इसके पास वेरी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है, व्हिच इज मेड अप ऑफ N-acetyl-glutamic एसिड एंड N-acetyl-glucosamine। ठीक है, चलो इतना आपको पता होना चाहिए। देन कमिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबसे अंदर का लेयर है। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड। ये सेमी परमिएबल होता है, क्यों? क्योंकि आप देखो जैसे घर का दरवाजा है, अब दरवाजा क्या करोगे, जिसको अंदर लेना है उसी को देख के खोलोगे ना। अब चोर आए, चक्के आए, डाकू आए, सबके लिए घर के अंदर ले लोगे, मतलब हाँ भैया ओ डाकू भैया बहुत दिन क्या कर रहे थे आओ, नहीं ऐसे तो नहीं देते ना। सो ऐसे हमारा भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है। जिसको लेना होता है उसी को लेता है, जिसको नहीं जरूरत है, उसके सेल के लिए जरूरत नहीं है, उसको बोलता है कि हाँ भाई तुम बाहर ही रहो। ओके, दैट इज परमिएबिलिटी बेस्ड ऑन नीड। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में सिमिलर होता है। इट इज अ लिपिड फॉस्फोबाइलेयर, ओके, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी। अब चलो देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये अंदर है। ओके, तो यहाँ पे फॉस्फोबाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं। ओके, हाइड्रोफोबिक इज द हेड, हाइड्रोफोबिक इज द टेल, हाइड्रोफिलिक इज द हेड। ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पे प्रोटीन्स हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होंगे, एक्सटर्नल प्रोटीन होंगे, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं। देन ये सारी चीजें मिलके आपका बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है बेटा, इतना काफी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसको क्वासी फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये ना ऐसे हिलता रहता है, जैसे हिलता रहता है ये, इसलिए इसको क्वासी फ्लूइड भी कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो कमिंग टू मीसोसोम्स। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे प्रोकैरियोट्स के। मीसोसोम इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो वहां पे एक इनफोल्डिंग आ जाती है ऐसे। तो इनफोल्डिंग मतलब इन मतलब अंदर, फोल्डिंग मतलब ऐसे फोल्ड। तो इनफोल्डिंग आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इसमें आप देखने को क्या क्या मिलेगा, वेसिकल्स, टिब्यूल्स एंड लैमेले। ओके, तो वेसिकल्स होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं, लैमेले होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मेसोसोम में मिलेंगे। अब आप पूछोगे मैम वेसिकल्स, टिब्यूल्स, लैमेले कैसे होंगे? बेटा आप ये स्ट्रक्चर आपको देखने को समझ आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो आपको राउंड राउंड दिख रहा है ना, जो एकदम गोल है, ये वेसिकल्स होते हैं। ओके, ये मीसोसोम का स्ट्रक्चर है भाई, दिस इज मीसोसोम का स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ट्यूब के अंदर भी आपको वेसिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स है। ओके, ये ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे ट्यूब ट्यूब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे वेसिकल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं एक मीसोसोम के अंदर। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है, मीसोसोम का फंक्शन क्या है। फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। ओके, सेल वॉल के फॉर्मेशन में ये कुछ हेल्प करता है। एंड देन डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल्स, डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, जब क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू डॉटर सेल्स, वहां पे भी ये हेल्प आता है। देन फॉर रेस्पिरेशन एंड सेक्रीशन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। सरफेस एरिया बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इंटरनल फोल्डिंग हुआ है ना इनसाइड। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ता है तो वहां पे सरफेस एरिया बढ़ेगा एंड इससे उनको बेनिफिट होता है। ठीक है, आप इतना याद रखो तो दिस इज मोर देन एनफ रिगार्डिंग मीसोसोम। ठीक है, देन आपको देखने को पड़ेगा क्रोमैटोफोर्स। Okay, chromatophores means what? Wherever you come across a word chromato means you have to remember it is a pigment based or color. Chromato means color या फिर pigment. Okay, so these are pigment containing membranous infolding which are present in some prokaryotes. ये भी क्या है बेटा, इंटरनल फोल्डिंग रहती है अंदर, जैसे मीसोसोम है उसी तरीके से होगा, बट ये कलर्ड स्ट्रक्चर है, ये पिगमेंट प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इन द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेंगे क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, चलो this is very important, nucleoid. Okay, the name prokaryote because of nucleoid से ही पड़ा है। Okay, it is formed of non-membranous naked circular genomic DNA, single chromosome genetic material and protein। हाँ बेटा, इतना तो आप याद रखो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, डीएनए हमेशा सिंगल नहीं रहता। ओके, डीएनए के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, वो है प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ओके, टू बी प्रिसाइज हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल हमेशा मिलजुल के साथ में रहते हैं। उसका फंक्शन है, मैं आपको नेक्स्ट ईयर बताती हूँ क्या है, क्यों है। ठीक है, चलो, तो मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए जिसका नाम है प्लास्मिड। ओके, ये जीनोम से बाहर होता है। जैसे जीनोम मतलब क्या, ये ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ये जीनोम है, ये यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। अब प्लास्मिड इसके बाहर ऐसे करके डबल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो आउटसाइड जीनोमिक डीएनए इट गिव्स सम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स दैट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जिनको नहीं पता कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बेटा मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ। अब देखो बेटा, आपके बॉडी में ना आपको हुआ है फीवर। ओके, फीवर हुआ है, कुछ तो आपने खा लिया, बाहर बाहर आपने खा लिया जिसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। तो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड खाना आपने खा लिया। अब खा लेने के बाद आपको क्या होगा, आपको डॉक्टर बुलाएगा, देखेगा हाँ भाई टेम्परेचर ज्यादा है, वो क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक देगा। ओके, जब हम एंटीबायोटिक कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, वो मरेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक। ओके, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब, बायोटिक्स मतलब ये इसमें वायरस भी आएगा, बैक्टीरिया भी आएगा। ओके, प्रोटोजोन्स भी आ जाते हैं।
तो एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मेनी फंगाई, मेनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, तो कोई भी लाइफ कंटेनिंग स्ट्रक्चर के अगेंस्ट काम करने वाले को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये जो प्लाज्मिड है ना, इसके अंदर उनको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है। अब आप देखो बेटा, आपको बुखार आई थी, बैक्टीरियल फीवर हुआ था, आपके डॉक्टर ने एंटीबायोटिक सजेस्ट किया, लेकिन फिर भी आपको बुखार कम ही नहीं हुई। क्यों कम नहीं हुई? क्योंकि आपके अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, इसने रेजिस्टेंस बिल्ड किया है ताकि वो एंटीबायोटिक्स के साथ फाइट करके जिंदा रहे। बहुत ढीठ है बैक्टीरिया, जो है वो बहुत ढीठ है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ऐसा जो क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है बेटा कोई भी प्लाज्मिड में प्रेजेंट होना, ऐसी फीचर कोई बैक्टीरिया के अंदर। सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, चलो देन फ्लैजेला। फ्लैजेला कैसा है? वेरी थिन है, फिलामेंटस एक्सटेंशन है फ्रॉम सेल वॉल ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया। ओके, देयर नंबर एंड अरेंजमेंट वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। कई बैक्टीरिया में एक होता है फ्लैजेला, कई में 6 होते हैं, कई में 9 होते हैं, कई में बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है। ओके, सो मेनली जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है वो 3 पार्ट से बना होता है। बेसल बॉडी होता है जिसमें मोटर होता है, रोटरी मोटर, जिससे वो मूव करता है। ओके, तो जिससे वो मूव करता है, तो यहाँ पे मोटर होता है, फिर यहाँ पे हुक होता है। हुक इज अ जॉइंट, हुक इज अ जॉइंट, एंड देन फिलामेंट। ओके, एक फिलामेंट होता है जिसकी फ्लैपिंग मूवमेंट से, वो जो ऐसे से फ्लैप करेगा ना, तब वो मूवमेंट होता है बैक्टीरिया का। ओके, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, है ना। तो सेल सरफेस से बाहर तक भी आपको फिलामेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वही फ्लैजेला बन के दिखता है। और ये जो बेसल बॉडी है ना, ये अंदर रहता है। ओके, दिखने में आपको सिर्फ फिलामेंट दिखता है इन फ्लैजेला। ठीक है, चलो देखो ये स्मिथ का क्वेश्चन था शायद। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, these are surface structures that have no role in motility। तो मोटिलिटी का काम कौन कर रहा है? सिर्फ फ्लैजेला, सिर्फ फ्लैजेला काम कर रहा है। जो पिलाई है वो आपको लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता बेटा। मैम फिर क्यों हेल्प करता है? दिस पिलाई और elongated tubular structures made up of special proteins called pillin। ओके, इनके पास स्पेशल प्रोटीन भी होता है पिलिन, और मैंने बताया ना कि कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करते हैं। दे मेड अ पाइलिफेरस ट्यूब। ओके, पाइलिफेरस ट्यूब बनाते हैं ये, ताकि ये प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो ट्रांसफर कर सके, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। दूसरा फिम्ब्रे। फिम्ब्रे मतलब इसके ऊपर ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच हैज वेरी स्मॉल ब्रिसल्स। ओके, दे आर प्रेजेंट ओवर द बैक्टीरिया, दे हेल्प्स इन द अटैचमेंट। जैसे अटैच करना कोई एक सबस्ट्रेटम को, उसके साथ अटैच करने के लिए, उसको चिपक के बैठने के लिए ये हेल्प करता है फिम्ब्रे। ओके, पाइलस का बेटा रिप्रोडक्शन में काम है, फिम्ब्रे का अटैचमेंट में काम है, फ्लैजेला का लोकोमोशन में काम है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं यहाँ पे। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे डायमेंशन है, सब यूनिट्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में 50 इयर्स एंड 70 इयर्स, दे टुगेदर फॉर्म 30-50 बना के 70 इयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है बेटा, एस मीन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये मैं आपको ना, जब मैं एनुअल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, तब ये आएगा एस, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, तब वहां पे डिटेल में समझाऊंगी क्या है ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है इसके लिए। तो फंक्शन देख लो बेटा राइबोसोम का। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? हमारे बॉडी के लिए जितना भी प्रोटीन चाहिए, जितना भी प्रोटीन की जरूरत है, वो सारा राइबोसोम में बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ने आपके सीनियर्स होंगे ना, 12th के भी बच्चे होंगे, तो आप उनके बुक में ना निकाल के देखो, या फिर उनको पूछो कि हाँ भाई क्यों राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है, क्या राइबोसोम्स का काम है, वो आपको बताएंगे। अब एक डीएनए होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर डीएनए से आरएनए बनता है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज ट्रांसलेशन। तो जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, और वो कौन से साइट में होता है? वो राइबोसोम्स में ही होता है। अगर किसी भी इंसान में राइबोसोम्स ना हो तो वो वहां पे फंक्शनिंग पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम जिंदा भी बिल्कुल नहीं कह सकते। तो मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज में 2 थिंग्स होना बहुत जरूरी है,
एक साइटोप्लाज्म, दूसरा राइबोसोम। ओके, चलो। Several ribosomes may attach to a single mRNA to form a chain called polyribosomes. ओके, कुछ सिंगल होते हैं, जैसे समझो ऐसे करके ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ ना एमआरएनए के साथ अटैच होके ऐसे चेन बना लेते हैं, they make a chain like this, इसको हम कहते हैं पॉलीजोम। ओके, पॉलीजोम। सो राइबोसोम्स ऑफ पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। मैंने बताया ना, एमआरएनए इनटू प्रोटीन व्हिच इज ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस आप आगे जाके पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बट अभी इतना याद रखो, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं, एंड ट्रांसलेशन इसका काम है। ओके, देन दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस। व्हाट इज एमआरएनए बेटा? यस स्मिट, अभी मैं कैसे बताऊं बेटा, आरएनए में टाइप्स होते हैं। ओके, आरएनए में टाइप्स होते हैं। आरएनए तो आपको पता है, ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे एक होता है टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। ओके, अब ये जो एमआरएनए है ना, ये क्या करता है, डीएनए के पास एक कोडेड इंफॉर्मेशन होता है, उसको डीकोड करके उस इंफॉर्मेशन को निकालता है। ओके, अब आप मुझे पूछोगे मैम जरूरत ही क्या है एमआरएनए को डिकोड करके डीएनए से इंफॉर्मेशन निकालने की? क्योंकि बेटा डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फैक्ट्री है, तो हमको क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को हम जैसे समझ लो एक दूसरी कॉपी में नोट कर रहे हैं, और ये एमआरएनए का काम वही है। ओके, तो एमआरएनए का काम क्या है, वो जो डीएनए में कोडेड इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करके एक भाषा में लिखता है, उस भाषा को फिर ट्रांसलेट होके, वो भाषा को, एमआरएनए की भाषा फिर ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाती है साइटोसोल में। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं बेटा, आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। ओके, बस इतना याद रखो, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए आर द टाइप्स ऑफ आरएनए। ओके, सिर्फ ये तीन नहीं है, दूसरे और भी हैं, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है। ओके, एसआई आरएनए कहते हैं उसको, सिर्फ आरएनए कहते हैं, किस आरएनए कहते हैं, मतलब सीआईएस। क्या पता नहीं, कुछ और ले लोगे फिर। ओके, सो नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल है, फ्रीली दे आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्रीली फॉर्म्ड होते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज का बेटा मेन काम क्या है? gas vacuoles are found in blue, green, purple and green photosynthetic bacteria. ये जो इंक्लूजन बॉडीज है ना, ये बनाते हैं बेटा गैस वैक्यूल्स। ये गैस वैक्यूल्स बनाते हैं, और इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, सॉरी, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो ग्रो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको, साइनोफैसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आप मुझे पूछोगे मैम स्टोर करने की जरूरत ही क्या है? बेटा जरूरत है, क्योंकि ये भी तो कुछ ऐसे टाइम में जाएंगे ना जहाँ पे स्केर्सिटी होगी, क्योंकि फूड की स्केर्सिटी होगी, तो हर ऑर्गेनिज्म में स्टोर करने का मेटाबॉलिज्म होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, अब अगर हमने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, स्किन के अंदर होता है एडिपोज टिश्यू, या फिर लिवर में स्टोर होता है, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी रिजर्व फूड को स्टोर करने के लिए ये सारे स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, जहां पे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, वहां पे फूड स्टोर होता है। ओके, तो इतना काफी है, हम लोग इसको फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को अगर इतना खत्म कर लिया तो काफी है। एनी डाउट्स? क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं बेटा, मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चंस ना लास्ट टू लास्ट वीक ही कवर कर लिए हैं। ओके, ये जो सैटरडे संडे की क्लास होती है ना, तब मैंने इसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व किए थे। पता नहीं कितने बच्चे आए थे नहीं आए थे उस क्लास में, सैटरडे संडे की क्लास में मैंने ये ले लिए थे। ठीक है, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। एनी डाउट्स? अगर डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम। मैम कैरियर प्रोटीन वर्क्स हाउ? देखो बेटा, कैरियर प्रोटीन जो काम करता है ना, समझो,
ओके, ये आपके कौन सा पता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर है ना, उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया है कैरियर प्रोटीन कैसे काम करता है। ठीक है, अब समझ लो बेटा, अब समझ लो, कोई एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ओके, ये बाहर है, ये साइटोसॉल है, ये साइटोसॉल है, ये आउटसाइड एनवायरनमेंट है, ये बाहर का एनवायरनमेंट है। अब क्या होगा, अब कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर से अंदर आना है, ओके, तो इसके दो टाइप का हो सकता है बेटा। एक हो सकता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर के बेस में होगा, दूसरा आयोनिक बेस में होगा। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा मैम, देखो बेटा स्ट्रक्चर कैसे होगा ना, तो समझो ऐसा एक डोर है, ओके, ऐसा एक चैनल है, ओके, ऐसा चैनल है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ओके, एक स्ट्रक्चर है जिसको अंदर आना है, ओके, अंदर आना है, तो वो यहाँ पे आके यहाँ पे बैठेगा, ऐसे करके, ऐसे करके आके बैठेगा। तो इवेंचुअली क्या होगा ना, वो ये जैसे डोर ऐसे बंद था तो अभी ये खुल गया, ऐसे बंद होके ऐसे खुल गया, तो ये वहां से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चरल है, ओके, दिस इज स्ट्रक्चरल टाइप, जहाँ पे एक डोर जैसा था, ओके, डोर जैसे, जैसे ये आया ऐसे था, ये ऐसे अंदर घुसा, ऐसे होके फिर अंदर घुसा, ये स्ट्रक्चर में होता है। दूसरा आयोनिक होता है, आयोनिक में क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो है पूरा ना लेयर इधर पॉजिटिव हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो बाहर समझो, बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज लेयर बिकम बाइपोलर, वो पोलर या फिर बाइपोलर बन जाता है। तो बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अब हमारी सिस्टम हमेशा ट्राई करती रहती है कि इक्विलिब्रियम में लाए, तो उस टाइम पे ये जो कैरियर प्रोटीन्स है ना, वो क्या करेगा, इन आयोनिक स्ट्रक्चर्स को, जैसे समझ लो Na+ है, ओके, Cl- है, K+ है, पोटेशियम है, ये सारे क्या करेंगे, आयोनिक चार्जेस के थ्रू ये अंदर बाहर होते रहते हैं। तो जब ये होते रहते हैं ना, तब बाइपोलर कंडीशन में रहता है मेम्ब्रेन, ओके, तो आयोनिक कंडीशन में रहता है, ताकि वो सारे जो भी आयोन पार्टिकल्स हैं वो अंदर से बाहर आने वाले बाहर आ जाए, अंदर वाले बाहर चले जाएं, ऐसे करके मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो SMIT इतना काफी है। स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्या होगा, कोई भी एक बायोमोलिक्यूल है, वो डोर जैसा रहता है, वो ऐसे खुलेगा, ऐसे करके खुलेगा। मेरे पास इसका एनिमेशन है, आई शो यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एनिमेशन दिखाऊंगी मैं, और फिर ये आयोनिक तो देखेंगे बेटा, ये आपको जो आयोनिक चेंजेस है ना, बाइपोलर, ये आपको एनिमल फिजियोलॉजी में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, देयर आई एक्सप्लेन। ओके, अभी के लिए इतना काफी है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, अभी मुझे 12th का भी क्लास ओपन करना है। ओके, bye 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 everyone, thank you so much for attending the class. Any doubts?